नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद यही कि ये जो सूरत है वो सूरत बदलनी चाहिए। जी हां, इसी सूरत को बदलने की कोशिश करी जा रही है। देश की आधी आबादी, देश की नारी शक्ति कर रही है इस सूरत को बदलने की पूरी कोशिश। लोकसभा चुनाव की बात करी जाए तो लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उसमें 31 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाताएं शामिल हैं। 797 महिला प्रत्याशी इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में थी, जिसमें से 75 लोकसभा प्रत्याशियों ने जीत हासिल करी और सांसद के तौर पर लोकसभा में उनका प्रवेश हो चुका है। तो लोकसभाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसको लेकर उसके सामने क्या कुछ समस्याएं हैं, उनके सामने क्या कुछ समाधान हो सकता है, किस तरीके से इस प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से महिलाएं लोकसभा में अपनी उपस्थिति को और अच्छे तरीके से दर्ज करवा सकती है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर रितु सारस्वत जी, आप समाजशास्त्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। एक समय था, एक दौर था जब महिलाओं को अपने घर की जो पंचायत होती थी वहां पर न तो बोलने का अधिकार था, न बैठने का अधिकार था, न किसी भी प्रकार की कोई भी बात रखने का अधिकार था। लेकिन समय का दौर बदला, वक्त आगे बढ़ा और वही महिलाएं आज देश की जो संसद है वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। इस पूरे दौर को आज़ादी के बाद से लेकर आज 2024 में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम हम सबके सामने, इस पूरे दौर को आप किस तरह से देखती हैं? माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहुत अधिक सकारात्मक नहीं। कहीं ना कहीं मन निराश है और निराशा का कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि समाज आज भी महिला को प्रभुत्व के पद पर देखने को सहज रूप से तैयार नहीं है। यद्यपि ये स्थिति है कि संविधान के 73वें संशोधन के बाद महिला आरक्षण जो मिला, जो आरंभ का जो प्रारंभिक चरण जिसे कहते हैं, जहां उन्हें सरपंच पद के लिए आरक्षण मिला, पंच पद के लिए आरक्षण मिला, वहां उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पर कल्पना कीजिए कि अगर उन्हें ये आरक्षण नहीं मिला होता तो क्या वो सहज रूप से वो स्थान प्राप्त कर सकती थी? कदापि नहीं, किसी स्थिति में नहीं। वहाँ तो ये पितृसत्ता, देखिए मैं ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए झंडा लेके खड़ी हूँ, मैं बहुत पुरजोर तरीके से कहती हूँ कि सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करना ही हमारी सबसे बड़ी विजय है। और हमें ये स्वीकार करना होगा कि पितृसत्तात्मक समाज में आज भी महिलाओं को नेतृत्व और विशेष तौर पर प्रभुत्व वाले पद पर आसीन करने में समाज हिचकता है। वो अस्तित्व स्वीकार कर ही नहीं पा रहा महिला का इस रूप में कि वो नेतृत्व करे। और अगर ये आरक्षण नहीं मिला होता जो 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था में, तो ये लगभग असंभव था। तो अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वस्तुस्थिति यह है कि अभी भी स्थिति निराशाजनक है। और अगर इसे राजनीतिक या नीतिगत रूप से देखा जाए, पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए, तो हाँ, इसमें संतोष तो है ही कि अगर ये आरक्षण का प्रावधान नहीं होता तो अगर नहीं होता, पर हुआ ना, तो स्थिति बदली है। जी। पिछले 3 चुनावों की अगर मैडम बात करी जाए, 2014 में जो चुनाव हुआ, 19 में जो चुनाव हुआ और 2024 में जो चुनाव हुआ, उसमें कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2014 में 640 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, जिसमें से मात्र 61 महिला प्रत्याशी जीती। वहीं 2019 की बात करी जाए तो 716 महिला प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 78 महिलाएं जीती। वहीं अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें 797 महिलाओं को टिकट दिया गया, सारी पार्टियों का बता रहा हूं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 75 महिलाएं जीती हैं। आखिर इतना कम क्यों हो रहा है? महिलाओं, राजनीतिक दल हैं वो टिकट लगातार दे रहे हैं, लेकिन जो महिला जो है प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत दर्ज नहीं करवा पा रही। इसके पीछे आप किन कारणों को मुख्य जिम्मेदार मानती हैं? यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूँगी कि जब 1962 में लोकसभा के चुनाव हुए थे
तो जो महिला सांसद जो जीती थी उनके जीतने का प्रतिशत था 48.64 और वो लगातार कम होता जा रहा है। तो ये एक 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें 48%, 48 पॉइंट नहीं, ये जीतने का प्रतिशत 1952 या 1962 की बात है ना। तो समस्या कहाँ किस बात पर आ रही है कि ये तो एक ऐसी अबूझ पहेली हो गई कि लगातार कम कैसे होता जा रहा है जबकि सशक्तता बढ़ती जा रही है ना। तो इसको सुलझाना वाकई है एक बहुत कठिन कार्य है, लेकिन जब ये लगातार कम होने के पीछे एक कारण है और वो स्पष्ट कारण है हमारी जो समाज है। उस समय जब स्वतंत्रता के पश्चात जब इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, उस समय ना महिलाओं के भीतर देखने में तो ये लग रहा था कि ये उस रूप में शिक्षित नहीं है जितना कि पश्चिमी देशों में है, उस रूप में ये सबल नहीं है अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए जितना कि पश्चिमी देशों में है। लेकिन आप अगर देखें तो वो बहुत सबल थी, भारतीय महिला बहुत सबल थी और उनके अंदर एक अदम्य नेतृत्वशीलता थी। और क्योंकि वो उस समय जब तत्कालीन समय में स्वतंत्रता के तुरंत बाद, क्योंकि वो महिलाएं थी जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई थी और वो पीढ़ी वो थी जिसके लिए मैं कहीं अस्तित्व नहीं रखता था। अगर कहीं अस्तित्व रखता था तो हम, अगर कहीं अस्तित्व रखता था तो राष्ट्र, और उसके अस्तित्व के लिए संघर्ष ने उनके अंदर भीतर एक इतनी ओजस्वता प्रदान की हुई थी कि वो अपनी बात को बहुत मुखर होकर रख रही थी। वो आम जन को ये बताने में सक्षम थी कि मुझे अगर विजेता घोषित किया जाएगा आपके माध्यम से, अगर आप मुझे मतदान में मेरा चुनाव करते हैं तो मैं इस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने में, इस देश का प्रतिनिधित्व तो करूंगी ही, लेकिन आपकी समस्याओं को, आपके संबंधित जो समाज में जो भी चुनौतियां हैं उसका निवारण करने का भी प्रयास करूंगी। और ऐसा किया भी जी। परंतु चुनौती तब हुई जब वो संघर्ष की गाथा खत्म होकर एक ऐसी पीढ़ी ने समाज में अपना स्थान प्राप्त किया जहां पूर्णतः राजनीति स्वतंत्रता के पश्चात जिस रूप में अवतरित हुई थी उस रूप से बिल्कुल ही उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया। अब ये राजनीति प्रभुत्व की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी। महिलाओं की सत्ता में भागीदारी की बात कर रहे हैं। जो महिलाएं अभी सत्ता में हैं पिछले कुछ सालों से, उनकी पहले से ही राजनीतिक पृष्ठभूमि है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे कोई महिला ग्रामीण परिवेश से जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है या कोई शहर में रहती हो, वो सीधा संसद तक नहीं पहुंची है। ऐसे एग्जाम्पल मिलते भी तो बहुत कम मिलते, नगण्य है, क्योंकि वो राजनीतिक पृष्ठभूमि है तो वो अपनी राजनीतिक विरासत को संभाल सकती है। लेकिन उन महिलाओं का क्या जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है लेकिन वो भी देश का जो सशक्त लोकतंत्र का निर्माण हो रहा है उसमें अपनी भागीदारी देना चाहते, वो कैसे करें फिर? देखिए, ये तो एक आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और इसमें मुख्य रूप से भूमिका जो होगी सर्वप्रथम परिवार की और फिर समाज की। और इसे अगर अवधारणात्मक रूप से कहा जाए और आम भाषा में वे भी अगर मैं समझाने की चेष्टा करूं तो जो भारतीय संस्कृति में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विशेष तौर पर, और फिर उसके बाद हम बात करें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जिस रूप का जो कमी है वो है राजनीतिक समाजीकरण की। अब राजनीतिक समाजीकरण अमूमन ये शब्द, ये जो अवधारणा है उससे हम अधिकतर लोग परिचित नहीं होते। राजनीतिक समाजीकरण वह अवस्था है जहां व्यक्ति को राजनीति में, जो राजनीति अपने आप में एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, किस प्रकार से, वो एक शिक्षण है। और वो शिक्षण सबसे पहले तो आपने स्वयं अभी कहा और ये बिल्कुल हैंड्स प्रूवन फैक्ट है और डॉक्यूमेंटेड प्रूवन फैक्ट है कि वो महिलाएं राजनीति में बहुत सहजता से प्रवेश कर जाती हैं और उच्च पदस्थ स्थानों तक भी पहुंचती हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है ना। ये तो दिख ही रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो परिवार में वो समाजीकरण
पा रही हैं। समाजीकरण में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो इसे कहा जाता है, सीखने की प्रक्रिया का नाम समाजीकरण है, कि आप जो कुछ देख के सीखते हैं, आपको बताया जाता है। तो महिलाओं में राजनीतिक समाजीकरण का यूं अभाव हो गया कि उन्हें जब राजनीति से संबंधित अगर बातचीत की जाती है परिवार में, समाज में, मित्र समूह में, तो उनको अलग कर दिया जाता है कि ये इससे आपका सरोकार नहीं है। कर दिया जाता है, लेकिन उनकी भी राजनीतिक सक्रियता या राजनीतिक सोच नहीं, कहीं पर भी राजनीति की बात होती है तो उनका भी इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है। देखिए ये भी एक नहीं, इंटरेस्ट क्यों कम रहता है? क्योंकि वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में वो हिस्सा शामिल हो ही नहीं पाया है। जिस तरीके से आज मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगी कि ये क्यों बताया जाता है, मैं थोड़ा सा विषय को अलग करूं कि ये क्यों आरंभ से ही महिला को बताया जाता है कि तुम्हारी प्रमुख भूमिका खाने की है, खाना बनाने की है, लोगों का परंपरागत जो उनके कार्य है, और घर के बालक को ये बात नहीं समझाई जाती, तो उसके थॉट प्रोसेस में भी ये बात नहीं आती। तो जो चीज़ सिखाने के बाद, बताने के बाद, निरंतर उन शब्दों को उच्चारित होते हुए महिला ये आत्मसात कर लेती हैं कि ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। तो जब एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है तो उसके बारे में मैं बात ही क्यों करूं, ये मुख्य रूप से एक समस्या है। तो अभी जो भारत की मूलभूत आवश्यकता है वो है राजनीतिक समाजीकरण, और इसका आरंभ परिवार से होगा, समाज से होगा। ये किसी भी अब नीतिगत परिवर्तन करने से ये यकायक ये सब चीजें परिवर्तित हो जाएंगी, ये असंभव है। आप राजनीतिक समाजीकरण की बात कर रही हैं। राजनीतिक सक्रियता के बारे में कुछ आंकड़े और है मेरे पास में, जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसके आंकड़े में बता रहा हूं आपको। महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 60% ज्यादा रहा है इस बार पुरुषों की तुलना में। 176 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट डाले हैं। पश्चिमी बंगाल की अगर बात करी जाए तो वहां 12 सीटों पर 11 पर महिला जीती है। वहीं राजस्थान के परिवेश में बात करी जाए तो राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस ने 3 को बनाया है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की 2 महिलाएं जीती है। तो राजनीतिक दल तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये आंकड़ों का मतलब यही है कि राजनीतिक दल तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो महिलाएं जो टिकट मिली है, उनको जो प्रत्याशी बनाया गया, वो उसको जीत में नहीं तब्दील कर पा रही है। देखिए, यहाँ 2-3 बातें मुख्य तौर पर मैं शामिल करना चाहूँगी। पहला आपका जो प्रश्न था कि महिलाएं मतदाता के रूप में पुरुषों से 2 कदम आगे चल रही हैं, और यकीन जानिए आने वाले 8 साल 10 सालों में ये स्थिति होगी कि पूर्ण जो प्रतिशत निकाला जाएगा महिला मतदाता आगे होंगे। दैट मीन्स वो अपने अधिकारों को लेकर अवेयर हैं, वहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं आपको याद होगा कि बिहार में जब चुनाव हुए थे, मैं पूर्व की बात कर रही हूँ, और वहाँ पर महिलाओं ने अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हम उस पार्टी की तरफ अपनी रुचि दिखाएंगे, उस पार्टी को मतदान देंगे जो शराबबंदी करेगी। उसका तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट था कि मुझे अपने परिवार को सुरक्षित करना, मुझे पता है कि मेरे अधिकार क्या। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट आता है इस बात को लेकर कि क्या पार्टीज उन्हें टिकट दे रही हैं। माफ कीजिएगा, ये आंकड़े तो बता रहे हैं, और बिना किसी राजनीतिक समीकरण के, बिना किसी राजनीतिक इंटरेस्ट के एक आम व्यक्ति से भी आप पूछा जाए तो वो जो टिकट देने का परसेंटेज है वो बहुत कम है। खासकर लोकसभा के जब इलेक्शन की बात आती है, लोकसभा चुनाव की बात आती है, कि ये 1/3 बहुत समय से, पिछले 7 दशकों से प्रयास हो रहा था, अब जाके अगले लोकसभा इलेक्शन में नारी शक्ति अभिनंदन विधेयक पारित हुआ है। तो उस समय आप देखिएगा कि कितनी स्थितियां परिवर्तित होती हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती है कि चलो जितना भी मिल रहा है, जो भी टिकट मिल रही है, उसमें जीत क्यों नहीं पा रही हैं। इसका बहुत स्पष्ट कारण है, और भारत ही नहीं, अगर विश्व मंच पे भी हम देखें, अधिकतर पश्चिमी संस्कृति की भी बात है, क्योंकि हमें उन्हें बहुत आधुनिक मानते हैं, और ये मानते हैं कि वो हमसे 4 कदम आगे चल रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन आम धारणा यही है। तो यूरोप का भी और यूरोप और अमेरिका, यहाँ सभी जगह जब ये बहुत शोध हुए तो ये माना जाता है कि ये पहला प्रश्न तो ये आता है कि महिलाओं में नेतृत्व क्षमता नहीं है। ये प्रश्न नहीं, ये पूर्वाग्रह है। ये इतना बड़ा पूर्वाग्रह है जो कि पूर्णतः गलत है। ये मिथ्या है कि महिलाओं में नेतृत्व क्षमता नहीं है।
समस्या ये है कि उनको नेतृत्व क्षमता देने का मौका ही नहीं दिया जाता, उससे पीछे धकेल दिया जाता है। दूसरा उनके सामने चुनौती है वो फंडिंग्स की है। आप जब जीतने की बात करते हैं, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुषों के हाथ में आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संपदा है जो कि महिलाओं के हाथ में नहीं है, और इसलिए महिला कैंडिडेट को अपने घर के पुरुष सदस्य पर निर्भर होना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए हर्डल उत्पन्न होता है। तीसरा, वो पुरुष जब इन्वॉल्व होता है किसी भी पॉलिटिकल मंच में या जब वो पार्टिसिपेट करता है, तो वो पूर्णतः पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने आप को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर पाता है। उसका जो पार्टिसिपेशन है वो 100% रहता है। लेकिन आप यकीन जानिए, आप खुद अपने मन को टटोल के देखिए कि जब एक महिला इलेक्शन फाइट कर रही होती है तो भी बैक ऑफ द माइंड उसके रहता है कि मेरे परिवार के पीछे, उसके अंदर एक गिल्ट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। तो इसमें जो समस्या है वो सामाजिक सांस्कृतिक समस्या है, वो महिला में नेतृत्व क्षमता नहीं है, ये समस्या नहीं है। उनके भीतर बहुत अधिक नेतृत्व क्षमता है। और मैं इस बात को जोड़ना चाहूँगी आपको कि दुनिया भर में जितने शोध हुए हैं वो निरंतर ये बता रहे हैं कि महिला एक समय में 2 या 3 चीज़ों को बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकती हैं, हैंडल कर सकती हैं, जो कि पुरुषों में, जब ये पुरुष और महिलाओं का कंपैरेटिव स्टडी की गई, तुलनात्मक अध्ययन किया गया, तो महिलाओं को पुरुषों से बहुत कहीं अधिक बेहतर पाया गया। जी, उसके परिणाम भी सामने। हमारे देश की प्रधानमंत्री हो, चाहे मौजूदा राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, देश में जितने भी संवैधानिक के जो सर्वोच्च पद है उनको महिलाएं सुशोभित कर चुकी है और कर भी रही है। तो महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को तो कहीं भी किसी भी स्तर पर कम आंका ही नहीं जा सकता। आपने नारी शक्ति अभिनंदन विधेयक का जिक्र किया जो पिछली सरकार में पास हुआ है। क्या आपको लगता है कि नारी शक्ति अभिनंदन विधेयक है, इससे बहुत बड़े स्तर पर महिलाओं की जो वर्तमान की स्थिति है उसमें बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं? यकीनन आएगा। देखिए, मैं यहाँ फिर कंपैरिजन करूंगी क्योंकि मैं एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी हूँ और मेरे लिए किसी भी विश्लेषण को करना सहज तब हो जाता है जब उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। अब ये मान के चलिए कि जब पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 आरक्षण दिया गया, 33% आरक्षण दिया गया, तो शुरुआत में महिला सरपंच को आज भी ये स्थिति है, लेकिन उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है। बिल्कुल अस्वीकार था। और सरपंच पति, सरपंच भाई, सरपंच पति, विधायक पति, सांसद पति और सरपंच ससुर, ये बहुत मुख्य रूप से काम कर रहे थे। लेकिन धीरे 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 1 बार, 2 बार, 3 बार में क्या हुआ कि वो उन महिलाओं के भीतर जो सरपंच बनी, एक तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बढ़ी कि नहीं ये कर सकती है काम, वहाँ एक्सेप्टेंस भी बढ़ी और वहाँ महिलाओं के भीतर वो नेतृत्व क्षमता भी बढ़ी। ये 2 अलग चीज़ें हो गई। ये एक साथ चलने लगी, एक्सेप्टेंस और अपने भीतर वो आत्मबल पैदा करना कि नहीं मैं, देखिए पहली की, और फिर उन्होंने जो पुरुषों के घर के परिवार के सदस्यों के पुरुषों के हाथ में थी उस सत्ता को उन्होंने धीरे धीरे शने शने और बहुत सहजता से अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया और परिवार के पुरुष सदस्यों ने भी छोड़ना शुरू कर दिया। वो हमारी आदत में आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये मान के चलिए कि लोकसभा में जब ये आरक्षण के बाद महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी और 33% सीट पाएंगी, तो ये एक्सेप्टेंस ना तो उस पूरी कम्युनिटी के लिए आसान होगा, है ना, और ना ही समाज के लिए सहज होगा। लेकिन आने वाले 1 या 2 दशक के बाद वही जो एक्सेप्टेंस वाला लॉ है जो पंचायत राज व्यवस्था में, वो यहाँ पर भी आएगा और तस्वीर तो यकीन जानिए बदलेगी। लेकिन ये वो तस्वीर है जिसने चलना तो आरंभ कर दिया, अब उस पे पुश, उस पे और जो खींचना है, जो रथ है, वो सारथी तो अब हम सबको बनना है। और हमें ये विश्वास ना केवल अपने भीतर जगाना है, हमें उस पूर्वाग्रह से मुक्त होना। और यकीन जानिए, अगर आप महिलाओं को पीछे करके और अपने आप को इतना कुंठित कर लेंगे कि नहीं साम्राज्य करने का, सत्ता का अधिकार तो पुरुषों के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो कि कहीं किसी हद तक किसी जगह कुंठित हो चुकी हैं, वो और कुंठित होती चली जाएंगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ नारी नहीं, ये आधा समाज है, आधी आबादी है। कैसे आधी आबादी को आप हाशिए पे ढकेल कर एक बराबर विकास की गति को पकड़ सकते हैं? 2024 के ही अगर लोकसभा परिणाम की चर्चा करी जाए तो 90% पुरुष सांसद हैं और सिर्फ 10%, उसमें भी 9.6% महिलाएं। तो आपको कहीं लगता है, क्या ऐसा लगता है कि जो महिला सांसद बनकर संसद में पहुंचेगी वो महिलाओं के जो मुद्दे हैं
आसानी से उठा पाएगी? बिल्कुल क्योंकि उठा उनका पाएंगे। प्रतिनिधित्व बहुत कम है पुरुषों की तुलना में। देखिए कम है, बिल्कुल यकीनन कम है, लेकिन फिर भी वो उठा पाएंगी, क्योंकि अगर वो वहाँ पर पहुँची हैं तो इतनी कटीले रास्ते से वो पहुँची हैं तो बहुत सक्षम है, बहुत आत्मबल उनका मजबूत है और बहुत पुरजोर तरीके से वो बात उठा पाएंगी। वही तो हैं जो उस कटीली राह पर अपने पद स्पद को इतना दृढ़ बनाती जा रही हैं कि उस पे बहुत सारी नव यौवना अपने आत्मबल को सुदृढ़ करके उस पद पे चलेंगी। घर की जिम्मेदारी भी रहती है, तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां रहती है, और उसके बाद में राजनीतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करना, अपनी पहचान बनाना, ये कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है महिलाओं के लिए? ये बहुत बड़ी चुनौती है, सिर्फ राजनीति नहीं, किसी भी जगह महिला के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि चाहे वो किसी भी जगह पहुंच जाए, लेकिन अभी भी और आने वाले कम से कम 5-6 दशकों तक ये स्थिति आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि माना जाता है कि महिला की सर्वप्रथम भूमिका उसका परिवार है। देखिए संवेदनशील है महिला, लेकिन वो भी समाज का नेतृत्व करना चाहती है, वो भी आत्मसशक्तिकरण करना चाहती है, वो भी कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहती है। तो अगर घर के परिवार के पुरुष सदस्य उनकी सहायता करते हैं तो वो अपने अस्तित्व को वृहद करेंगे। वो ये सोचे कि उनको पिछड़ा माना जाएगा, नहीं। जब भी नव क्रांति होती है उसमें जो भी सम्मिलित होते हैं तो वो एक ऐसा संदेश समाज को देते हैं जिनके पीछे सारी दुनिया चलती है। तो जब आप समय से आगे चलेंगे तो आपके पीछे दुनिया चलेगी। तो अब हमें ऐसे पुरुषों की आवश्यकता है जो महिलाओं का हाथ थाम के कहें तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुरुष जो है वो जो महिला है उनके साथ में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर लगातार साथ चल रहे हैं, और उसी के सुखद परिणाम भी नजर आ रहे हैं। चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं हम चलेंगे पर थोड़ा सा घर का काम निपटा लो। तो जिस वक्त ये होगा ना कि तुम घर का काम कर रही हो ना, तब तक मैं बच्चों को देख लेता हूँ। जब ये इक्वल पार्टिसिपेशन हो जाएगा, एक दूरी के दोनों पहिए, दोनों को बराबर परिवार का मतलब एक साथ दायित्वों को साझा करना है। जिस पल ये भाव रोप दिया जाएगा, और ये भाव रोपा जाएगा समाजीकरण के माध्यम से, जब माएँ अपने बिटिया के साथ बेटों को भी कहेंगी कि जो काम बेटी सीखेगी वो बेटे भी सीखेंगे, तो आने वाले 15 सालों में ये स्थिति, 15 साल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी जिस बच्चे को सिखाया जाएगा वो 6-7 साल का होगा, तो 24-25 साल तक वो युवा होगा, वो युवा जिसे देश का नेतृत्व करना है, और उसके मन मस्तिष्क में ये भाव बिल्कुल स्पष्ट होगा कि मुझे अपने परिवार की, चाहे वो बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, उस महिला सदस्य को उनकी सारे दायित्वों को साझा करना है। जब ये दायित्व साझा होंगे तो नेतृत्व भी आगे बढ़ेगा। और राजनीतिक दलों में जो पहले अपनी बात रखने के लिए जो प्रवक्ता नियुक्त किए जाते थे उसमें भी पुरुष को ही प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये भी ट्रेंड चेंज हुआ है। महिलाएं बड़ी मुखरता के साथ में जिस राजनीतिक दल से उनके विचार मिलते हैं उसके साथ में अपनी बात बड़ी मुखरता के साथ रख रही उस राजनीतिक दल की, बिल्कुल रखती हैं। बिल्कुल न सिर्फ अपन लोकसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी है उनकी बात कर रहे हैं कि जो जीत के आए हैं, बल्कि जो अपने राजनीतिक दल का जो प्रचार प्रसार है उसमें भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देखिए यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि महिला प्रवक्ता कृपया करके इसे बिल्कुल नकारात्मक रूप से ना लें और ये ना मानें कि मैं स्वयं महिला हूँ इसलिए महिलाओं के बारे में इतना सकारात्मक कह रही हूँ और पुरुषों के प्रति ये मान रही हूँ कि उनके प्रति मेरा आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। नहीं, कदापि नहीं। लेकिन महिलाएं संवेदनशील होती हैं, और महिलाएं जो भाषा का चुनाव करती हैं प्रवक्ता होने के बाद, वो कहीं संवेदनशीलता के दायरे में पुरुषों के तुलनात्मक दृष्टिकोण से शायद थोड़ा सा ज़्यादा आता है। वो दिल तक ज़्यादा आसानी से पहुंचता है, और जब दिल तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं आम जन को प्रभावित भी करता है। इसलिए महिला मुखर होते हुए भी अपनी शब्दावली को नियंत्रित करना ये बेहद आवश्यक है, और ये विशेषता महिला प्रवक्ताओं में तो है। जी जी जी। जयपुर की बात करी जाए, राजधानी जयपुर की, तो 47 साल बाद किसी महिला ने जयपुर की सीट को जीता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे महिला प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा गया, लेकिन 47 साल लग गए। महारानी गायत्री देवी ने उस वक्त उस दौर में उस चुनाव को जीता था, उसके बाद में मंजू शर्मा ने अब चुनाव जीता है। देखिए आप ये सिर्फ ग्रामीण परिवेश की बात नहीं हो रही है, जो शिक्षित जो क्षेत्र है वहां पर भी लोग महिलाओं को चुनने में थोड़ी
कम दिलचस्पी दिखा आप रहे हैं। जयपुर की बात करें, मेरे लिए अब देखिए इस लोकसभा चुनाव ने, मैं अभी तक अपने आप को थोड़ा सा कि नहीं सब्र था मुझे एक कि नहीं शायद इस बार तस्वीर बदलेगी। तस्वीर किस चीज़ की बदलेगी? कि महिलाएं, कुछ महिलाएं सांसद आएंगी उन क्षेत्रों से जो महिला सशक्तिकरण के पैरोकार हैं, जो राज्य है ना, जैसे कि मिजोरम है, असम है, सिक्किम है, गोवा है। और मेरे लिए स्तब्ध करने वाला विषय था कि कोई महिला सांसद चुनी नहीं गई। ये स्तब्ध इसलिए भी करता है क्योंकि ये कुछ समाज जैसे मणिपुर है, नागालैंड है, ये तो मातृसत्तात्मक समाज है। और हमारे सुनने वाले श्रोता बेहतर तरीके से जानते हैं कि मातृसत्तात्मक समाज में जो परिवार की सत्ता होती है, परिवार की मुखिया महिला होती है, तो कुछ ना कुछ तो अंदर इतना कुंठित है कि जो पुरुषों को ये रोकता है। अब वहां तो क्योंकि ये पीढ़ीगत व्यवस्थाएं परंपरागत रूप से परिवार की सत्ता महिला से महिला को जाती है। बेटियां ब्याह करके अपने परिवार में ही रहती हैं और पुरुष ब्याह करके अपनी पत्नी के घर आते हैं। ये व्यवस्था तो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, तो उसे तो स्वीकार कर लिया, लेकिन सत्ता नहीं दी जा रही। पूरे विश्व में मणिपुर का एक इमा बाजार है, उस इमा बाजार में पूरे, और मैं इसलिए बहुत उसके साथ कहती हूँ क्योंकि मैं मणिपुर रही हूँ, मैंने वहां पर शिक्षा ग्रहण की है, तो उस समाज को मैंने बहुत पास से देखा है। और पास से देखने के बाद मैंने ये देखा कि वहां आपको स्तब्ध करते हैं कि महिला इतनी सशक्त है, पर वो सशक्तिकरण शून्य क्यों हो जाता है राजनीतिक मंच में। तो ये बहुत गहरा शोध का विषय है कि वहां पुरुषों ने फिर उन्हें पीछे क्यों धकेल दिया। जी, कुल मिलाकर आप नारी शक्ति को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूंगी कि अभी आप जो ये मानते हैं कि पारिवारिक दायित्वों और आर्थिक संबलता का जो अभाव है वो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन के उभरता है। और एक बात और, कटाक्ष आपकी योग्यता, और यहाँ पर शोध बहुत सारे हो चुके हैं। जो महिलाएं राजनीति में आती हैं उन्हें यौन आक्रमणों का, यौन कटाक्षों का, और खासकर जब सोशल मीडिया है उस पर इस तरह के प्रलापों का सामना करना पड़ता है। तो कृपया करके इस पर ध्यान मत दें, अर्जुन की तरह से अपने लक्ष्य को भेदने का प्रयास करें। ये जानें कि आपके लिए बहुत सारे कंटक तैयार हैं, पर उन कंटकों को पार करके अपने भीतर, अपने मन में ये बात को आपको स्पष्ट रूप से स्थिर करना है कि आपको वो ध्वजा लेनी है अपने हाथ में जो समाज में परिवर्तन लाए। और आधी आबादी की आप प्रतिनिधि हैं, तो उठिए, चलिए, बहुत परेशानी आएगी, लेकिन हारिए मत, अंतोतगतवा आप विजयी होंगे। जी, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो आधी आबादी है, जो नारी शक्ति है, उसके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के सशक्त निर्माण के लिए नारी शक्ति की बेहद अहम भूमिका है। कुछ पंक्तियों के साथ में आज के प्रोग्राम का हम समापन करना चाहेंगे। उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, बढ़े प्रगति के प्रांगण में, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें इस देश के आंगन में। मैडम, आज इस प्रोग्राम में आप पधारे, आपका बहुत बहुत मेरा सौभाग्य है, बहुत धन्यवाद। और डीडी राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।